अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का सेशन साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ साइंस के हवाले से। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऐसी फाउंडेशंस हैं कि जिनका ताल्लुक डायरेक्टली तालिब इल्म की नेचर के साथ है। अगर हम तालीम की बुनियादें देखें तो तालीम की बुनियादों में सबसे बड़ी बुनियाद आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, नज़रियाती जो होती हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी बुनियाद साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं। उसके बाद अगर तीसरी बुनियाद की बात करते हैं तो तीसरी बुनियाद फिलोसॉफिकल है। फिर सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिकल कहेंगे तो ये चार बड़ी तालीम की बुनियादें। अगर हम निज़ाम तालीम की बात करें तो निज़ाम तालीम इन्हीं बुनियादों पर इस्तवार होता है। नफ्सियात क्या है? तो नफ्सियात इल्म की ऐसी शाख है कि जिसमें हम अफराद के अफ़ालो किरदार का मुशाहदा करते हैं। और फिर वही जब हम तालीमी नफ्सियात की बात करते हैं तो तालीमी नफ्सियात जो है वो नफ्सियात की ऐसी शाख है कि जिसमें हम अफराद के अफ़ालो किरदार का तालीमी माहौल के अंदर मुशाहदा करते हैं। So objectives of this session: after studying this unit, students will be able to explain the concept of science and teaching. Then we will discuss learning theories of psychology and scientific perspective. तो दो इसमें से objectives major हैं. One is the learning theories of psychology. In those learning theories of psychology, we will discuss about SR theories in science and teaching. Theory of classical conditioning was presented by Ivan Pavlov. Ivan Pavlov was a physiologist, Russian physiologist. He was working on the stomach of a dog. तो वहाँ से ये स्टोमक के ऊपर काम करते करते he reached up to some type of SR theory जो stimulus response theory है. सो आइन पावलोव ने ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी पेश की एंड यूज्ड कंडीशनिंग टू गेन ए प्रेडिक्टेबल रिस्पांस फ्रॉम ए स्टिमुलस. सो फेमस फॉर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग. आप यहाँ देखो, ये वाली जो पिक्चर है, यहाँ से फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. सो बिफोर कंडीशनिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अनकंडीशनड स्टिमुलस है, दैट इज मीट, और रिस्पांस साल्वेशन है जो अनकंडीशनड रिस्पांस है. फिर क्या होता है? फिर न्यूट्रल स्टिमुलस दिया जाता है और फिर रिस्पांस क्या आता है? नो साल्वेशन. मीन कि यहाँ पर अगर आप सिंपल घंटी बजाते हो, न्यूट्रल स्टिमुलस देते हो विदाउट प्रेजेंटिंग एनी टाइप ऑफ मीट, ये बिफोर कंडीशनिंग है. न्यूट्रल स्टिमुलस विदाउट एनी टाइप ऑफ मीट, तो रिस्पांस में नो साल्वेशन है, नो कंडीशन रिस्पांस है. फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया कि मीट दिया और मीट के साथ घंटी बजाई. सो रिंगिंग ऑफ बेल अलॉन्ग विद मीट, तो रिस्पांस में साल्वेशन आ गई. सो ये अनकंडीशनड रिस्पांस है. बट इन फोर्थ उसने मीट दिया ही नहीं, only and only ringing of bell is there, which is conditioned stimulus, and response is salvation, which is conditioned response. So चार स्टेप्स में, पहले में मीट और साल्वेशन है, दूसरे में सिर्फ घंटी नो साल्वेशन है, तीसरे में मीट प्लस घंटी साल्वेशन है, और चौथे में सिर्फ घंटी और साल्वेशन हो जाती है. सो पावलो प्रेजेंटेड फूड टू डॉग. Dog mouths water. Pavlov rang bell. The dog's mouth didn't water. Then Pavlov presented food to dog and rang bell. So dog's mouth water. And last one, Pavlov rang bell without food presents dog mouth water. So that is what happened is that is actually conditioned responses happen in that stage के जहाँ पर बगैर फूड दिए हुए जो डॉग है वो साल्वेशन करना स्टार्ट कर देता है. तो ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट था जो उसने किया. इसी तरह से जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग देखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद रिफ्लेक्सेस or responses that are evoked from a specific stimuli. People can be trained to perform certain tasks or responses by providing some sort of trigger, which may be a sound, picture, phrase, etc. Like when you see this, that's the picture जो आपके सामने है. तो जब आप ये पिक्चर देखते हो तो what do you think of? क्या होने लगता है? तो जैसे ही आप देखते हैं तो आपके जहन में जिंगर बर्गर आना शुरू हो जाता है, आपके जहन के अंदर पिज्ज़ा जो है उसका जायका आना शुरू हो जाता है. So what do you think of? You will have be conditioned to think of McDonald's
after seeing this picture. Are you salivating? Yes, of course. Many of you are salivating right now. कई जिन्होंने मैकडोनल्ड का वो बर्गर खाया होगा, कई जिन्होंने पिज़्ज़ा खाया होगा, कई जिन्होंने वहाँ शवारमा खाया होगा, उनके मुंह में सालवेशन स्टार्ट हो गई होगी. That is because it is actually conditioned with that sign. ये जो साइन है इसके साथ ये चीज़ कंडीशनड होगी, और जैसे ही हम ये इसको देखेंगे तो हमारा जो माउथ है वो वाटर स्टार्ट, वो साल्वेशन स्टार्ट कर देगा एज एंड व्हेन वी सी दिस. दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग के जो हमने उसके साथ जो है वो अटैच कर ली हुई होती है. सो क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हम कैसे इसकी कर सकते हैं. छोटी क्लासेस में तो ये बड़ी आसानी से ये चीज़ जो है वो की जा सकती है, बड़ी क्लासेस में भी इसमें से बाज हैं. If the teacher is consistent and repetitive with these stimuli, eventually the students will come to learn to behave properly through classical conditioning. Like before conditioning, during conditioning and after conditioning. So before conditioning क्या होगा? Count down from 20. So if the teacher count down from 20, then the students will not clean up. Now tells the class to clean up. That is again before conditioning के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है. Now during conditioning what happens? Tell the class to clean up and count down from 20. Your students will clean up. और after conditioning क्या होगा? Just you count down from 20 and students will start clean up. So यहाँ पे ये चीज जो यहाँ पे क्या हो रही थी, count down from 20 and again count down from 20. दोनों जगह पे count down from 20 and count down from 20 है, but will not clean up, and after conditioning they will clean up. So that is what actually आप simply इतनी सी बात करके, एक एक्टिविटी करके स्टूडेंट्स को एक्टिवेट कर लेते हो, स्टूडेंट्स को एक्टिव कर लेते हो. सो स्टूडेंट्स बिहेवियर हैज बीन कंडीशनड एंड हैज बीन कंडीशनड विद काउंटडाउनिंग ऑफ 20 जो है. तो स्टूडेंट्स की जो कंडीशनिंग हो गई और सिर्फ आपने इतना सा काउंट डाउन 20 की और स्टूडेंट्स ने क्लीन अप स्टार्ट कर दिया. So if the teacher is consistent and repetitive with these stimuli, eventually the students will come to learn to behave properly through classical conditioning. So before conditioning, instruct the class to quiet down. Students will get quiet. But if you only clap for 3 times, students will not quiet. But later on, clapping 3 times and instructing the class to quiet down, students will get quiet. And after conditioning, just clap 3 times, students will get quiet. So students' behavior has been conditioned with clapping. Technology can be used to help students be classically conditioned. Calculators can help students learn through this behavioral method. So before conditioning, during conditioning, after conditioning. Before conditioning, if the teacher wants students to learn multiplication tables, then the students will not know answers. Then comes during condition. So during condition, यहाँ क्या होगा? Use calculator to find answers, will be able to find answers. Now during conditioning, wants class to repeat using calculators to learn multiplication tables. Wants class to repeat using calculators to learn multiplication tables and will be able to find answers and slowly learn answers. And then after conditioning क्या होगा? Want students to learn multiplication tables will no longer need calculators and will know answers. So मकसद हमारा क्या था? मकसद था कि तालिब इल्म जो हैं वो कैलकुलेटर्स के बगैर ही मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हैं वो याद कर लें या बता लें या सीख जाएं. तो पहले जवाब नहीं उनको आ रहा था, जिसकी वजह से कैलकुलेटर जो है इस्तेमाल करना पड़ा. लेकिन फिर क्या हुआ? एक वक्त ऐसा आया कि जब स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेटर्स के बगैर ये चीज़ सीखना शुरू हो गए, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई. सो क्लासरूम इम्प्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो चीज़ों को कंडीशनड करके सीखते हैं. हमारे यहाँ एक्चुअली इशू ये होता है कि हम टीचर्स जो हैं या हमारे सिस्टम के अंदर हम बच्चों को कोई भी चीज़ इस तरह से हेल्प के ज़रिए से या कोई भी ऐसा स्टिमुलस के जैसे उनको हेल्प मिले और उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो जाए, हम इसको फ़ौरन से
रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं जी, कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं, नहीं जी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी का कोई भी शोर नहीं हमें आना चाहिए, कोई भी किसी तरह की भी क्लैप नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से पर्सनल एप्लीकेशंस के हवाले से आपसे बात करूं, इन दी क्लास आई होप टू यूज क्लासिकल कंडीशनिंग to teach my students expected behavior for routine activities without having to daily tell them what I am wanting। तो ये चंद एक्टिविटीज आप क्लासरूम के अंदर कर सकते हो, लाइक जस्ट जो है वो क्लैपिंग 3 टाइम्स तो क्लास जो है वो चुप कर जाए। हमारे यहाँ टीचर्स, हमें याद है कि वो क्लैप तो नहीं करते थे, बट उनके हाथ में स्टिक होती थी, एंड ही यूज टू स्टक स्टिक ऑन टेबल, वो 3 दफा टेबल के ऊपर मारा करते थे। हर इंडिविजुअल जो है वो अपने डेली रूटीन के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहा होता है, उसने कोई ना कोई चीज उसने कंडीशनड की हुई होती है। तो क्लासरूम के अंदर जो है वो क्लैपिंग 3 टाइम टू गेट क्लास क्वाइट, इसी तरह से काउंट डाउन फ्रॉम 20, आप 20 से नीचे को गिनो तो कहो जी के सारे जो है वो सफाई कर दें, 20 सेकंड से पहले पहले सारे के सारे सफाई कर देंगे। इसी तरह से हैव ए सर्टेन सॉन्ग, सॉन्ग प्ले करें तो बच्चे अपने अपने कॉर्नर में चले जाएं, कंप्यूटर के ऊपर चले जाएं, और फ्लैशिंग ऑफ लाइट जो है वो 2 दफ़ा करें तो बच्चे वापस अपनी अपनी सीट पर आके बैठ जाएं। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन ए क्लासरूम, और इस तरह से करके हम बच्चों के बिहेवियर को जो है वो देख सकते हैं। द सेकंड वन इज विच इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्किनर ने पेश की। स्किनर ने बॉक्स एक बनाया था, और बॉक्स के अंदर जो है वो ऑपरेशंस जो हैं वो उसने ऑब्जर्व किए थे, जो रैट्स के ऊपर थे और पिजन्स के ऊपर थे। बरहाउस फ्रेडरिक स्किनर, commonly known as B.F. Skinner, was an American psychologist, behaviorist, author, inventor, and social philosopher. Skinner considered free will an illusion and human actions dependent on consequences of previous actions। जब आप कोई काम करते हो और अगर आपके जो एक्शन है, अगर एक्शन जो है वो हौसला अफजा हो, अगर आपका जो अमल है वो अच्छा हो, बेहतर हो, फ्रूटफुल हो, तो फिर ही आप उसको दोहराते हो। अगर आपका एक्सपीरियंसेस या आपका वो एक्शन जो है वो तलख हो जाए तो उस चीज़ को आप दोबारा दोहराते नहीं। इस वजह से ये रीइंफोर्समेंट की थ्योरी कहलाती है। सो स्किनर कॉल्ड दिस द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्योंकि इसने पिजन्स और रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने उसमें रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज देखा पिजन्स का और जो रेड्स का, कि वो किस तरह से आता है, और उसी से ही फिर उनकी जो लर्निंग है वो देखी और उनका बिहेवियर देखा कि बिहेवियर कितना स्ट्रेंथन होता है, कितना उनका मजबूत है, कितना वो कम टाइम पर ज़्यादा दफ़ा जो है वो लीवर को प्रेस करते हैं। So to strengthen behavior, Skinner used operant conditioning, and he considered the rate of response to be the most effective measure of response strength. To study operant conditioning, he invented the operant conditioning chamber, also known as Skinner box, उसका जो chamber था, and to measure rate, he invented the cumulative recorder. So दो चीज़ें, cumulative recorder उसने इन्वेंट किया और एक Skinner box जो है ये इन्वेंट किया. So using these tools, he and C.B. Forster produced his most influential experimental work, which appeared in the book Schedule of Reinforcement. So Skinner's answers to question was very much like Darwin's answer to the question of the origin of a new bodily structure, namely variations and selection. ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की जब बात हो रही है, यहाँ पे स्किनर ने चंद उन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की, और जो सवालात का तल्लुक जो है वो लर्निंग के हवाले से था, सीखने सिखाने के हवाले से था। लर्निंग किस तरह से होती है और लर्निंग कैसे, हाउ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी मॉडिफाइड, वो कैसे बदल सकता है या कैसे बदल जाता है। एंड ही फाइनली कंक्लूडेड दैट इफ दैट पर्सन कैन बी रीइंफोर्स्ड विद सम ऑफ एक्सटर्नल थिंग, सो उस रीइंफोर्समेंट से उसका जो एक्शंस होंगे, एक्शंस रिपीटेडली बेहतर अंदाज में होने लगेंगे और सही होने लगेंगे। दैट इज व्हाट ही एक्चुअली कंक्लूडेड इन हिज ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो उसने रैट के ऊपर किया, और रैट को जब खाना जो है वो दिया गया
तो एक जगह पे खाना जो है वो प्लेस किया गया हुआ था जिसके अंदर से रैट को गुजर के खाने तक पहुंचना था. So the illustration shows how a mouse can learn to maneuver through a maze. The mouse is rewarded with food when it reaches the first turn in the maze. So once the first behavior becomes ingrained, the mouse is not rewarded until it makes the second turn B. So after many times, the mouse must reach the end of the maze to receive its reward. और वही खाना उसके लिए एक reinforcement का बायस बनता था. So after many times, the mouse must reach the end of the maze to receive its reward. So these were the experiments which were done by B.F. Skinner. और उसमें अभी आपके सामने ये जो स्किनर बॉक्स है वो भी आपको नज़र आ रहा है कि स्किनर बॉक्स में किस तरह से चूहा था. और यहाँ फिर एक और जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, उसने जो अंदर रेड और जो ग्रीन है वो लाइट्स भी लगाई. सो देयर वाज अ स्पीकर इन इट, देयर वाज सिग्नल लाइट्स जो रेड और ग्रीन थी, देयर वाज ए लीवर, ये तमाम चीज़ें. और वहाँ पर डिस्पेंसर ट्यूब भी थी और खाना भी था. फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिक ग्रिड भी थी, फूड कप भी था. वो अगर इलेक्ट्रिक जो लीवर था उसको प्रेस करता था या सिंपल जो लीवर था उसको प्रेस करने पर जो उसका फूड कप था वो उसके सामने ओपन हो जाता था. और जब वो रेड और दूसरों को लगाता था तो उसको कई शॉट्स भी पड़ते. तो ये दोनों सूरतों में मकसद उसका क्या था कि क्या रेड को प्रेस करने से खाना मिलेगा, ग्रीन को प्रेस करने से खाना मिलेगा, या लीवर को प्रेस करने से खाना मिलेगा. सो रैट्स वर प्लेस्ड इन ए मेटल केज विद ए नंबर ऑफ लीवर्स. सो ये 3-4 किस्म के लीवर्स उसमें लगे हुए थे. तो स्किनर ने ये स्किनर बॉक्स के अंदर जहां उसने लाइट्स भी लगाई वहां पे लीवर भी था और खाना लीवर से बाहर था. रैट को करना क्या पड़ता था, और रैट का ये जैसे ही उसको भूख लगी तो उसने जगह जगह जो है वो सूंघना शुरू किया और फिर से अचानक लीवर के ऊपर उसका हाथ लगा, पाँव लगा तो लीवर दबा और खाना उसको मिल गया. सो एक दफ़ा जब खाना मिला तो उस खाने के सूल के लिए वो फिर उसकी जो अटेम्प्ट थी वो पहले से लेसर अमाउंट में होना शुरू हो गई. सो आफ्टर रिपीटिंग द एक्शन द रैट saw that they could receive food and water by pressing the lever. तो लर्न बिहेवियर उसका हो गया. लर्न बिहेवियर में कम जो नंबर ऑफ ट्राई से उसने खाने को हासिल करना शुरू कर दिया. तो इसी तरह से पिजन्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स उसने किए, पिजन्स बॉक्स बनाया और पिजन बॉक्स के अंदर भी उसी तरह से ग्रीन और रेड लाइट जो है वो लगाई. सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू 1944 में देयर वर नो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम. सो स्किनर डिसाइडेड टू ट्राई एंड डिस्कवर वन. ये कबूतरों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जो है वो फिर जो तैयार किया. स्किनर गॉट फंडिंग फॉर ए टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स टू ट्रेन पिजन्स टू गाइड बम्स. He trained pigeons to keep picking a target that would hold a missile into a target. The pigeons peaked reliably even when falling rapidly and working with warlike noise all around them. So Skinner trained the pigeons to peek at a particular colored dish. ये स्किनर ने जो पिजन्स के ज़रिए से किया और जैसे ही वो पहुंचते थे तो उनको साथ में खाना भी फिर मिल जाता था. सो कॉन्सिक्वेंसेस इसकी जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के हैं, रीइंफोर्समेंट है और पनिशमेंट है. रीइंफोर्समेंट क्या है? द प्रोसेस इन विच ए बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड and thus more likely to happen again and again and again. इसी तरह से punishment the process in which behavior is weakened and thus less likely to happen again. punishment के अंदर हम punishment दे के भी किसी भी फर्द के अंदर जो बुरी आदत है उसका खात्मा कर सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि जो लोग सारी क्लासेस अटेंड करेंगे उनको 5 नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो ये तो रीइंफोर्समेंट होगी. और अगर मैं वहीं पे कहूँ कि जो लोग ज़्यादा छुट्टियां करेंगे
उनके 5 नंबर काट लिए जाएंगे, ये पनिशमेंट। सो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है और रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? मेकिंग ए बिहेवियर स्ट्रॉन्गर बाय फॉलोइंग द बिहेवियर विद ए प्लेजेंट स्टिमुलाई। अगर प्लेजेंट स्टिमुलाई के जरिए से किसी भी बिहेवियर को स्ट्रॉन्गर करते हैं तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। और दूसरी मेकिंग ए बिहेवियर स्ट्रॉन्गर बाय टेकिंग अवे ए नेगेटिव स्टिमुलाई। तो नेगेटिव स्टिमुलाई को ख़त्म करते हुए जब आप किसी भी फर्द के बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी तरह से ही चंद और जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे इसके, स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है? एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है, एवरी टाइम द रैट डज द एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही गेट्स पैलेट। दूसरी फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल है, इफ द रैट प्रेसेस द पेडल 3 टाइम्स he get a pallet, or 5 times, or 20 times, or x times. There is a fixed ratio between behaviors and reinforcers. Third one is fixed interval schedule. If the rat presses the bar at least once during a particular period of time, say 20 seconds, he get a pellet. But whether he presses the bar once or 100 times within that 20 seconds, he only receives one reinforcer. Then variable ratio schedule. You change the X each time. First it takes 3 passengers to get a pallet, then 10, and then 4, etc. And variable interval scale. You keep changing the time period. First 10 seconds, then 35, then 5 seconds, and then 40. जैसे रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, इसी तरह से पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। So negative punishment, reducing a behavior by removing a pleasant stimulus, and reducing a behavior by presenting an unpleasant stimulus, ये पॉजिटिव पनिशमेंट। बच्चों को सजा देके तो हम बच्चों के अंदर उस बिहेवियर को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट के अगर आप देखते हैं, सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, रैट प्रेसेस ए लीवर एंड रिसीव्स फूड, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? रैट प्रेसेस ए लीवर एंड टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। सो उसके अंदर दो चीज़ें थी कि एक इलेक्ट्रिक शॉक सही तरह से प्रेस नहीं करता था तो उसको साथ में इलेक्ट्रिक शॉक भी मिलता था। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, व्हेन रैट प्रेसेस ए लीवर एंड रिसीव्ड फूड, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको मिल रही है और इसकी वजह से वो अगेन एंड अगेन लीवर को प्रेस करता है, फूड रिसीव करता है। दूसरी सूरत में क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अगर रैट जो है वो प्रेसेस ए लीवर एंड टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रिक शीक, सो इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो टर्न ऑफ हो जाती है, तो ये उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है। इसी तरह से पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? इफ द रैट प्रीवियसली प्रेस्ड द लीवर एंड रिसीव्ड फूड एंड नाउ रिसीव्ड ए शॉक, एंड रैट विल लर्न नॉट टू प्रेस द लीवर, that is positive punishment. And negative punishment is if rat now receives food consistently without pressing the lever, the rat will learn to stop pressing the lever. इसी तरह से shaping है, techniques of reinforcement used to teach new behaviors. At the beginning, people are reinforcement for easy tasks and then increasingly need to perform more difficult tasks in order to receive reinforcement. Like originally the rat is given a food pellet for one lever presses, but we gradually increase the number of times it needs to press to receive food. The rat will increase the number of presses also. फिर एक और एक्सटेंशन का है कॉन्सेप्ट इसमें, the elimination of the behavior by stopping reinforcement of the behavior. So elimination of the behavior जो है वो extinction कहलाती है, elimination of the behavior by stopping reinforcement of the behavior. A rat who received food when pressing a bar receives food no longer will gradually decrease the amount of lever presses until the rat eventually stops lever pressing.
एक्सटिंक्शन कैसे होती है, एलिमिनेशन ऑफ बिहेवियर कैसे होता है, जब आप रीइंफोर्समेंट जो है वो स्टॉप कर देते हैं। कि वो एक दफ़ा प्रेस करता था तो फूड पैलेट मिलता था, फिर 2 दफ़ा किया फूड पैलेट मिला, 3 दफ़ा किया फूड पैलेट मिलता, जैसे जैसे प्रेस करता गया फूड पैलेट मिलता गया। अब आप रीइंफोर्समेंट या फूड पैलेट उसको देना बंद कर दें तो वो 1-2 दफ़ा तो प्रेस करेगा और ग्रेजुअली क्या करेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली और इवेंचुअली ही विल स्टॉप प्रेसिंग लीवर। वो फिर उसको लीवर को दबाना ख़त्म कर देगा। दैट इज़ एक्चुअली एक्सटिंक्शन, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ बिहेवियर। फिर जनरलाइजेशन है, ए बिहेवियर मे बी परफॉर्म्ड इन मोर देन वन सिचुएशन। A rat who receives food by pressing one lever may press a second lever in the cage in hope that it will receive food. It is the tendency for a stimulus that is similar to the original conditioned stimulus to elicit a response that is similar to the new stimulus. So, why is it important to the social sciences? So, knowing how people learn behavior is a necessity to our society, so that we can control and promote the good behavior which will benefit society as a whole. So the theory of operant conditioning helps us to control the way humans learn behavior and how society can be a great influence on behavior. Help us to understand how to improve behaviors, people with problem behaviors and criminal stories. So Skinner suggests that any age appropriate skills can be taught. उसके लिए steps क्या है? Clearly specify the actions or performance the student is to learn. Then break down the task into small achievable steps, going from simple to complex. Then the third one is let the students perform each step, reinforcing correct actions. Then adjust so that the student is always successful until finally the goal is reached. And then fifth one is shift to intermittent reinforcement to maintain the student's performance. So that is what the two theories are. अजीज तलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवालात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप तमाम का हामी और नासर हो।